बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाला चैप्टर जो था वो बाइंड अप किया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे हैं जिसका टाइटल है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो हम आज जो है एसिड, बेस और सोल्ट्स को डिस्कस करेंगे। एसिड, बेसिस और सोल्ट्स। तो सबसे पहले एसिड्स को डिस्कस करेंगे और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां मैं स्लाइड्स के थ्रू ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो एसिड्स के ऊपर आते हैं। तो एसिड्स जनरली बच्चों जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सावर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हैं और कोई केमिकल सब्सटेंस उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है तो दैट मीन्स उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर एसिडिक है। ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब अगर आप एसिड को या किसी केमिकल सब्सटेंस को पानी में घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, अगर वो H पॉजिटिव आयन देता है तो उसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर का है वो। लास्ट जो कैरेक्टर है वो है एसिड क्रोड मेटल्स। मींस कि जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे उनके ऊपर क्रोड मतलब उनको जंग लगाना शुरू कर देते हैं, उनको वीक करना शुरू कर देते हैं। और कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे एसिड की, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं। मैं बताता हूं आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है और वीक एसिड्स का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सबसे कॉमन एसिड्स हैं जो लैब में यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 होता है ना। हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको बोला जाता है, बट कॉमनली इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। एक बार वीक एसिड्स को देख लेते हैं। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। आगे है आपका ऑक्सैलिक एसिड एंड देन है साइट्रिक एसिड। तो बच्चों जो साइट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है C3H4CH4O7। ठीक है, ये साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड का है और ये साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड को आपने बड़ी बार देखा हो ना कि जैसे ये यहां पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें जो कटा हुआ लेमन लिया गया है। तो यहां देखिए इस लेमन में जो एसिड प्रेजेंट है बच्चों, या खट्टे पदार्थों में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? साइट्रिक एसिड जो है होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कंसंट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होती हैं, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स है तो उनको कंसंट्रेटेड एसिड बोला जाता है और वीक एसिड को डाइल्यूट एसिड जो है वो बोला जाता है। ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड से क्या मतलब है बच्चों? स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड, यस इसको करते हैं साफ। देखिए बच्चों कंसंट्रेटेड का मतलब क्या कि कंसंट्रेशन, है ना। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या किसी मिक्सचर की कंसंट्रेशन की बात की है। हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, पहले तो बात की सॉल्यूशन एक्चुअली में बना किससे है? सॉल्यूशन बच्चों बना होता है सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बना होता है। तो बच्चों देखिए कंसंट्रेशन जो है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है बच्चों? वो करती है सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा सॉल्यूट आप डालते जाएंगे उतनी ज्यादा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। तो कंसंट्रेटेड बोलने का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन एनी सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन किससे? सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्वेंट से अगर सॉल्यूट की मात्रा ना या सॉल्यूट का अमाउंट किसी सॉल्यूशन में ज्यादा होता है तो वो कंसंट्रेटेड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका उल्टा कर दें आप लोग तो वो डाइल्यूट के लिए आ जाता है। ठीक है, डाइल्यूट बोलने का मतलब क्या है कि वाटर का अमाउंट बच्चों ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट का अमाउंट जो है सॉल्यूशन में कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने का मतलब क्या है कि आपका जो HCl है, HCl अगर 85% होगा सॉल्यूशन के अंदर तो
15% जो है बच्चों वो वाटर होगा, H2O होगा। दैट्स वाई HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बोला गया है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसे ही है ना जो अदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो आते हैं। और वीक एसिड में क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे आपका एस्टिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। अगर एस्टिक एसिड को देखते हैं आप बच्चों, तो इसका अमाउंट अगर 15% है तो इसमें 85% इसमें वाटर होगा। तो ये डाइल्यूट को बता रहा है, यह वीक एसिड को बता रहा है। ऐसे ही आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं और देखते हैं कि बेस के बारे में क्या करैक्टर दिए गए हैं। तो बच्चों बेसिस के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि बेसिस के करैक्टर क्या दिए गए हैं। तो बेस को देखेंगे बच्चों अगर आप, तो बेस के कुछ करैक्टर हैं, दीज आर द बिटर इन टेस्ट। मतलब कि अगर बेसिस को अगर आप टेस्ट करते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। यहां पे अगर आप किसी बेस में रेड लिटमस पेपर का यूज कर रहे हैं तो उसका कलर जो है वो रेड से कैसे हो जाएगा बच्चों, ब्लू हो जाता है, अगर वो केमिकल सब्सटेंस कैसा है, वो बेसिक नेचर का है। अगर आप किसी केमिकल सब्सटेंस को पानी में घोल रहे हैं और वो OH नेगेटिव आयन दे रहा है, दैट मीन्स वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। और अब बेस को अगर आप टच करते हैं तो बेस कैसे होते हैं, सोपी इन टच में होते हैं, ठीक है। सोपी इन टच होते हैं, बोलने का मतलब जैसे हमारा सोप होता है ना, झाग बनाता है, वैसे ही बेस जो है वो झाग बनाते हैं, ठीक है। बेसिस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो आप इनको देख ले। मैंने बताया आपको कि स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्या होते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होते हैं। या स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड CaOH2 ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और वीक बेस में एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या हो गया बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहां तक हमारा जो था कुछ एसिड्स थे, कुछ बेसिस थे, जिनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बट इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेस होते हैं, बेस सारे के सारे बेस जो वो पानी में घुलते नहीं हैं। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। और जो बेस बच्चों पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली बोला जाता है। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली बोला जाता है। जैसे यहां पे है कि दीज आर दी बेसिस विच आर सोल्युबल इन वाटर। एग्जांपल दिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इजिली डिजोल्व इन दी वाटर, पानी में घुल जाता है इजिली, तो इसको एल्कली बोला जाता है, ठीक है। आगे मैंने आपकी एनसीईआरटी से एक जो है क्लिप उठाई है, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में जो है साफ मेंशन किया गया है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व वाटर। मतलब कि सारे के सारे बेस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं बच्चों, और जो डिसॉल्व करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बच्चों एल्कली बोला जाता है, ठीक है। एल्कली बेसिस उनको बोला जाता है। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड क्रोसिव होती है। मतलब ये भी क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, उनको क्रोसिव, उनको क्रॉड करते हैं, खत्म करते हैं। एंड नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कोज हार्म। तो इनको जो है हमें टच या टेस्ट नहीं करना चाहिए अगर हमें किसी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उससे हमें जो है हमारी बॉडी को जो है वो किसी भी प्रकार का जो हार्म हो सकता है। तो यहां पे मैंने कुछ एल्कली एल्कली बेस लिए हैं जो कि इजिली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो बेस है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इनको कॉमनली जो है बच्चों लैब में भी यूज किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने पीछे पढ़ा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH। अमोनिया का, अमोनियम नहीं, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH। तो बच्चों ये कुछ बेसिस हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और जिनका नेचर जो है वो एल्कली है, बोलने का मतलब जिनको एल्कली बोला जाता है। आगे देखिए मैं आपको कुछ इसके ऊपर बताना चाहूंगा कि कुछ जो बेस हैं
जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, COOH2। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज दैट वेस्ट विच इज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, इट मेक PPT, मतलब प्रेसिपिटेट बनाता है पानी में, नीचे बैठ जाता है और प्रेसिपिटेट बनाता है। वहीं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, इसका फॉर्मूला है बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दीज टू एग्जांपल्स ऑफ दैट बेसिस विच आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इजिली जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ बेस हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, स्लाइड में लिखा हुआ द केमिकल्स लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला बता दिया मैंने। कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH2, एल्यूमिनियम का AlOH3 आर द केमिकल एंड आर बेसिक इन नेचर बट नॉट डिसॉल्व इन दी वाटर में एंड नॉट सॉल्वेबल इन वाटर, लिखा है नीचे, ठीक है। सो दैट द बेसिस विच आर नॉट सॉल्वेबल इन वाटर आर नॉट गोइंग टू एक्ट एज एल्कली, तो वो एल्कली सब्सटेंस नहीं है। आई होप बच्चों यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहां पे कुछ इंडिकेटर जो हैं डिस्कस किए गए हैं। इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि ऐसा मटेरियल जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कोई केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, कि कोई केमिकल सब्सटेंस जो है वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो बेसिक नेचर का। इसका पता क्योंकि हर केमिकल को या हर सब्सटेंस को, जो है लैब में आप किसी सब्सटेंस को जो है टच या फिर आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसलिए हमें इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा है स्लाइड में। तो देखिए यहां लिखता है दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे है ना, जैसे मान लो कि ए सब्सटेंस है और ए सब्सटेंस इंडिकेटर है और हमने एक्स सब्सटेंस को लिया है और वो उसमें डाल दिया हमने, ठीक है। ए सब्सटेंस इंडिकेटर है, एक्स सब्सटेंस लिया, ये एसिड भी हो सकता है बच्चों, बेस भी हो सकता है। जैसे ही हमने डाला, दोनों को रिएक्ट करवाया, जब दोनों रिएक्ट किए तो इसका ऑर्डर या कलर जो है वो चेंज होगा, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर लिखा हुआ है। इंडिकेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, दूसरे सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो नेचुरल इंडिकेटर बच्चों क्या बता रहा है कि दोज इंडिकेटर फाउंड इन द नेचर इन प्लांट कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर बोलने का मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो हम जो है नेचर से लेते हैं उसे नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे आपका लिटमस का हो गया बच्चों, ठीक है, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, हल्दी, आपको पता है ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अगर आप लिटमस का देखें तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, उसके फर्स्ट पेज पे ही दिया गया है कि लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन। तो बच्चों जो लिटमस है वो लाइकन से ऑब्टेन्ड होता है और लाइकन जो है वो बिलोंग करता है प्लांट कैटेगरी के साथ बिलोंग करता है। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चों लाइकन है वो एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन है, आपने पढ़ा भी होगा, एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट है, तो प्लांट से जो डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है, उससे जो सॉल्यूशन बनाया जाएगा उसको लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको कॉमनली एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। आपके स्कूल में भी लैब होगी तो वहां पे आप लिटमस सॉल्यूशन जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक और बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। बोलते हैं कि जो आपके इंडिकेटर होते हैं बच्चों, याद रखना, आपके इंडिकेटर जो हैं ना तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं बच्चों, ना तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। वो कैसे होते हैं बच्चों, वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब आप जिस सॉल्यूशन में डालेंगे वो उसी को इंडिकेट करते हैं। अगर वो खुद ही एसिडिक या बेसिक होते तो वो किसी सब्सटेंस के नेचर को उन्होंने नहीं बता पाना था। आगे देखिए, दे आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल ऑफ सम फ्लावर सच एज द हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जर्मेनियम, विच indicates the presence of acid base in the solution and these are called the acid base indicator और something simple indicators इनको बोला जाता है।
तो बच्चों यहां देखिए, यहां हम लिटमस के बारे में बता रहे थे और नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लिटमस सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों और किसी सब्सटेंस, मान लो कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर का है, तो आप अगर लिटमस की कुछ ड्रॉप्स अगर एसिडिक सब्सटेंस में डालते हैं तो वो रेड कलर देगा, और अगर आप उसको बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर जनरेट करता है। ठीक है, तो जनरली ब्लू कलर इज द सिंबल ऑफ द बेसिस एंड द रेड कलर इज द सिंबल ऑफ एसिड। ठीक है, जनरल बता रहा हूं मैं। ठीक है, बट जैसे ही आप टर्मरिक पे आते हैं, हल्दी पे आते हैं, आपने देखा हो कभी हमने व्हाइट कपड़े लगाए हो तो उसके ऊपर अगर हमारे किसी प्रकार की अगर करी स्टेन जो है गिर जाती है, किसी प्रकार की जो स्टेन अगर गिर जाती है तो उसको वॉश करते हैं, तो वो जो साबुन के साथ मिक्स होके, क्योंकि आपको पता है कि जो सोप होते हैं उनका नेचर जो हो बेसिक होता है, तो वहां वो कैसे रेडिश ब्राउन कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसको अगर एसिड में डालते हैं तो बच्चों, तो एसिड में किसी भी प्रकार से कलर, है ना, किसी भी टाइप से वो कलर चेंज नहीं करता है। तो ये था नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि लिटमस जो है, लिटमस सॉल्यूशन कहां से ऑब्टेन किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें दिया सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर बोलने का मतलब कि ऐसे इंडिकेटर जिनको लेबोरेटरी में ह्यूमन ने खुद बनाया है। ठीक है, तो दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस विच इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी में। ये दो हैं, मिथाइलिन ऑरेंज और दूसरा है फिनोल फथैलीन। दो इंडिकेटर हैं बच्चों जिनको लैब में कॉमनली यूज किया जाता है, एक है मिथाइलिन ऑरेंज और दूसरा है फिनोल फथैलीन। ठीक है, अगर आप मिथाइलिन ऑरेंज का यूज कर रहे हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड कलर देता है और बेस के साथ रिएक्ट करके येलो कलर देता है। वहीं अगर आप फिनोल्फथलीन का यूज करते हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कलर बना देता है, जैसे वाटर का कलर होता है। ठीक है, और बेस के साथ रिएक्ट करके ये कैसा कलर बना देगा, डार्क पर्पल या फिर आप वायलेट कलर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको दो इंडिकेटर जो हैं वो समझ आ गए हों। अब तीसरा इंडिकेटर है बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्टा का मतलब होता है कि सूंघने, है ना, सूंघने से जो पता चल जाए, स्मेल से जिसका पता चल जाए, जिसके ऑर्डर से पता चल जाए, जिसके स्मेल से पता चल जाए कि वो सब्सटेंस कैसा है। जैसे हमारा वेनिला एसेंस है, अगर वेनिला एसेंस को आप यूज कर रहे हैं एज ए इंडिकेटर, तो एसिड के साथ मिलकर वो किसी भी टाइप से उसका जो है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, बट बेस के साथ मिलकर वो ऑर्डर को चेंज कर देता है। वैसा ही क्लोव ऑयल है। ठीक है, इससे पहले क्लोव ऑयल को डिस्कस करूं, मैं आपको कुछ यहां पे बताना चाहता हूं। ये कुछ मैंने क्लिप लिया है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। बच्चों किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको देख लो, दैट व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट देन द डिफरेंट ऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड इन द बेस। अगर आप एसिड या बेस किस, है ना, कोई एक सब्सटेंस लेते हैं और अगर वो सब्सटेंस बेस होता है तो उस मटेरियल का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। वेयर एज द ऑर्डर रिमेन्स द सेम इन एसिड। और एसिड अगर वो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है तो ऑर्डर में किसी भी प्रकार से चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जनरल सब्सटेंस जो हैं बेस के साथ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है आपको डिफरेंट ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे और एसिड के साथ मिलकर वो किसी भी टाइप से चेंज शो नहीं करते हैं। तो नीचे देखिए लिखा है आपका ऑनियन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वेनिला, क्लोव ऑयल एंड जिंजर आर आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के हैं। इन acidic medium we can easily categorize the smell of clove but it is not possible to basic medium। क्या बोल रहा है कि इन एसिडिक मीडियम में वी कैन इजिली कैटेगराइज द स्मेल ऑफ क्लोव, कर सकते हैं, उसकी जो है स्मेल बड़ी इनहांस हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू बेसिक मीडियम के साथ मिलकर वो किसी भी टाइप से जो है स्मेल जो है प्रोड्यूस नहीं करता है टू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो आप वहां से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे जो क्लोव ऑयल लिया गया है बच्चों, एसिड, जैसे ही हम क्लोव ऑयल को किसी एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं या उसमें डालते हैं
तो उसकी जो क्लोव ऑयल की जो ऑर्डर है, जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों, पर बेस के साथ उसकी कोई भी स्मेल देखने को नहीं मिलती है। तो इस टाइप से जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो वर्क करते हैं। आई होप आपको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर और उसका ये प्रिंसिपल जो मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, ये आपको पता चला हो, ठीक है। इसके साथ जो इसका डिस्क्रिप्शन थी वो भी मैंने आपको बता दी है। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आगे है बच्चों ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखिए अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पहुंच गए हैं। यहां पे ये बताया गया है जो आपकी बुक में टॉपिक है कि जो एसिड और बेस हैं, ठीक है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके किस टाइप की जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। क्या एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट है तब क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और जब बेस और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस टॉपिक में हम जो है एसिड और बेस की रिएक्शन जो है, एसिड और बेस की जो है वो रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे बच्चों, वो मेटल के साथ करवाएंगे और उसका प्रोडक्ट देखेंगे कि प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, वो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो है कुछ इंडिकेटर्स के बारे में देखा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में देखा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है, किसी भी टाइप की समस्या रहती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।